कल मैंने आपको लेक्चर में कहा था कि मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाऊंगी, वहां पर अपन ने जगह छोड़ी थी, पहले आप वहां आ जाइए। 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। पहला लिखिए, या फिर एक काम करिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने पॉइंट हुए थे वो मुझे कोई बता दो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपके टोटल कितने पॉइंट हुए थे? गिवन बाय बोर 1 2 3 4 5 6 हुए होंगे मेरे हिसाब से। एक बार कोई नंबर बता दो मुझे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में टोटल आपने जो पॉइंट्स डाले थे वो कितने हुए थे, देखकर बताओ कोई। मैम देवर 6 है ना, तो इसको 7th बना लो, वहां स्टार लगा दो। जहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 6 पॉइंट लिखा हुआ है वहां 7 लिख के स्टार लगा दो, और इसको 7th बना के स्टार लगा दो। तो तुम्हारे क्या कंटिन्यूटी में हो जाएगा कि ये टॉपिक कहाँ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक तरह से ये 7th पॉइंट है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम of electron in a shell। आपको अच्छे से मालूम है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है? शेल। तो शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है, एंगुलर मोमेंटम पर नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि शेल में है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला लिखिए NH/2π। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, ये सब फिजिक्स में आएगा, आपको सिर्फ केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला याद करना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का फॉर्मूला क्या होता है? NH/2π। नाउ व्हाट इज n? सबको याद है n के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज h? h है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, h स्मॉल h। ये नया वेरिएबल आपके ऐड होगा 11 से, इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद करो, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है ना, 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकंड। बोलिए सब लोग, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। h क्या नाम है इसका? प्लैंक्स कांस्टेंट, और वैल्यू है 6.6 10⁻⁻34, राइट। और पाई सब जानते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, शेल के किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो उसके लिए नील्स बोर ने फॉर्मूला दिया है NH/2π। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है, और पाई 22/7, ठीक है। आप कर लेते हैं एग्जांपल। एंगुलर मोमेंटम of electron in M shell, M shell, तो KLM प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 रख दी। बाकी h और पाई की वैल्यू जनरली कंपटीशन वाले नहीं रखवाते हैं, मतलब दे गिव ऑप्शन यू लाइक h/2π, 3h/2π, 3h/π, इस तरह से h और पाई की वैल्यू रखे, बिना ही ऑप्शन आते हैं, और वैल्यू रखवा दे तो ये भी वैल्यू आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप लोग बताओ, एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है बच्चों, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओ शेल। कौन बताएगा? ओ शेल। इसी पैटर्न में बताना है, h और पाई वाले पैटर्न में ही आंसर आपको निकालना है। बोलिए क्या हो जाएगा? हाँ पीयूष, चलो तनिष्का बता दो तो। 5h/2π, 5h/2π, क्योंकि आपको मालूम है KLMNO 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5 आ गई, तो आपका हो गया 5h/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर में कितने पॉइंट हो रखे हैं वो बताना मुझे कोई। अगला पॉइंट एजीमुथल में ही ऐड कराऊंगी,
एजीमुथल में आपने गिवन बाय सोमेरफेल्ड डिनोटेड बाय एल, सबशेल से रिलेटेड वैल्यूज, उसके बाद चार्ट होगा, फिर कैलकुलेट करना सीखा होगा और फिर इट टेल्स अबाउट 1 2 3 4 5 6 7, मेरे हिसाब से 7 पॉइंट्स होंगे। स्टार बना के 8th पॉइंट लिख दो एजीमुथल में, तो क्या ये सही जगह चले जाएंगे फॉर्मूले आपके नोट्स में, एकदम सीक्वेंस में रहेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर में 8th पॉइंट लिख लो, स्टार बना लो और अब 8th पॉइंट लिख लो। सेम वर्ड्स हैं, एंगुलर मोमेंटम, अगेन किसका, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इस बार किसमें, सब शेल। पिछली बार किसमें निकाला था, शेल में, अब किसमें निकाल रहे हैं, सब शेल में। शेल के फॉर्मूले से याद करते हैं, शेल का फॉर्मूला था h/2π, nh/2π। अब n था शेल के लिए क्योंकि n डिनोट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और अब की बार आपको सब शेल के लिए निकालना है, और सब शेल के लिए कौन सी क्वांटम नंबर चलती है, एजीमुथल। तो n को हटाकर l लाना है, तो डेरिवेशन करके n को हटाया और जो l को लाए वो इस पैटर्न में आता है √l l+1, बाकी h वही है 2π। इस ट्रिक से तुम इसे याद कर दो। शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है और उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, अगर सब शेल में इलेक्ट्रॉन है और उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो h का h रहेगा, 2 का 2 रहेगा, पाई का पाई रहेगा, n हटेगा, और n अब ऐसे तो नहीं कर सकती ना, ये तो सब जानते हैं कि ऐसे थोड़ी है n हटाकर आप l लगा दोगे, नो, आपका डेरिवेशन होकर n हटकर l आएगा, और l जब आता है तो वो इस तरह से आता है √l l+1। So what is angular momentum of electron in a subshell, h/2π √l l+1। ये दो फॉर्मूले तुम्हें और याद करने हैं। अब निकाल लो फॉर p सबशेल, निकलवाइए आप में से कोई, फॉर p सबशेल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल, बताइए कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा। और कोई, पीयूष आप बताना चाहते हैं, पिछली बार आपने आंकड़ा किया था। दिशा बोलो। मैम √2h/2π। हाँ, h का h आ गया, 2π का 2π आ गया। अब अंडर रूट l की वैल्यू कितनी p के लिए, p के लिए l की वैल्यू कितनी, अच्छा म्यूट कर दिया, पूरा आंसर दो। p के लिए l की वैल्यू मैम 1 sp 0 1, तो ये आ गया 1 1 + 1 1 + 1 2 × 1 2, तो ये आ गया √2h/, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको जेईई नीट में इसके फर्दर ऑप्शंस मिल सकते हैं, लाइक नीचे 2 लिखा हुआ है तो इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, √2h/2 को लिखते हैं आप √2 × √2, फिर √2 से √2 काट दें, तो इस तरह से आपको मैथमेटिकली वेरिएशन मिल सकते हैं, ये इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, वो कोई इशू नहीं है, वो तो आप ऑप्शन से के निकाल सकते हैं कि किस फॉर्मेट में वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। बाकी मेन काम यहाँ करना है, l की वैल्यू p के लिए डालनी है, 1 आ जाएगी उससे आपका ये, ठीक है। एक और करिए s सबशेल के लिए, और s सबशेल कौन बताएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सबशेल कितना आएगा। गौरव बहुत बढ़िया, बताओ। मैम 1√h/2π। कैसे बताओ मुझे, फॉर्मूला है मैम l की वैल्यू √l l+1, किसके लिए निकालना है, मैम s0, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, Yes, अब आप ma'am. 0 डालो तो 0 + 1 मैम h/2π आएगा मैम। करो तो सही, 0 + 1 मैम 1 × 0, मैम 0, और फिर 0 से सारा इंटू हुआ तो 0, तो यहाँ l की वैल्यू तुमने 0 रखी तो 0 + 1 1 आया,
फिर 0 से इंटू हुआ तो ये 0 हो गया, अभी इससे भी तो ये इंटू है तो 0 आ जाएगा ना। Yes, ma'am. 0 इज आंसर। ठीक है, तो फॉर एस सब्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको और बताने थे। अब सारे फॉर्मूले आपके कंप्लीट हैं। अब आप कितने क्वेश्चन लिखे थे कल मैंने क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वांटम नंबर में? पहला क्वेश्चन लिखा था फोर क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट, हाँ, और एक मैंने मैच द फॉलोइंग बनाया था, राइट। अब सीखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, how you will represent pz orbital of p subshell of third shell। क्या कहा कि तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे pz ऑर्बिटल जो कि p सबशेल का है और p सबशेल थर्ड शेल का है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा सबसे पहले तो सबसे बड़ा शेल होता है तो शेल का नंबर लिखा करो, उसके बाद सबशेल होता है उसका नाम लिखा करो, और फिर सबशेल में जिस तरह का ऑर्बिटल है तो p तो कॉमन है दोनों में तो z को सबस्क्रिप्ट बना दिया करो। ये प्रेजेंटेशन है ऊपर लिखी हुई चीज का। सबसे आगे एक नंबर होता है जो शेल का नंबर होता है, उसके बाद एक स्मॉल अल्फाबेट होता है जो सबशेल के बारे में बात करता है, और फिर एक सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है जो ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट थर्ड शेल के p सबशेल का pz ऑर्बिटल, मतलब p को दो बार बोलना है, p सबशेल का pz ऑर्बिटल, लाइक ये दो बार नहीं लिखना, ऐसे दो बार की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जो सबशेल का नाम होता है वही ऑर्बिटल का नाम होता है। तो p सबशेल के सारे ऑर्बिटल का नाम p फिक्स है तो p दोबारा मत लिखो। थर्ड शेल के p सबशेल का pz ऑर्बिटल, इसको लिखा जाएगा 3pz। ठीक है, अब तुम लोग बताओ, ये बस कर लो, अब तुम लोग बताओ हाउ यू विल रिप्रेजेंट dxy ऑर्बिटल ऑफ d सबशेल ऑफ फोर्थ शेल। कौन बताएगा? अब ये प्रैक्टिस करिए, मतलब जो तरह जिस वैरायटी का मैं क्वेश्चन लिखूंगी, जितने स्टूडेंट्स हैं सबके लिए एक एक लिखूंगी, क्योंकि उसी से सीख पाओगे आप लोग। याद भी बताएं। बोलो बेटा, याद भी आप कर लो अनम्यूट, मैंने कर दिया है। ठीक है, दर्शिका बोलो। दर्शिका, अच्छा माइक प्रॉब्लम। पीयूष बोलो। 4dxy। फोर्थ शेल, डी सबशेल और एक्स। ठीक है, प्रेजेंट करना आपको आ गया कि हम लोग अपना एड्रेस कैसे लिखते हैं। तो हम लोग तो पहले अपना नाम लिख देते हैं, जैसे एड्रेस लिखा है कभी आपने, अपना नाम लिख देते हैं, फिर हाउस नंबर लिख देते हैं, फिर कॉलोनी का नाम लिख देते हैं, फिर लास्ट ईयर में अजमेर, फिर राजस्थान, फिर पिन कोड वगैरह हम लोग ऐसे लिखते हैं। और इनका ऐसे लिखा हुआ है, इनका तो शॉर्ट है। वो सबसे आगे एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो शेल बता देगा, उसके आगे एक स्मॉल लेटर लिखा हुआ है वो सबशेल बता देगा, और उसके नीचे एक सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो ऑर्बिटल बता देगा। ये शेल हो गया, ये सबशेल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो नोट डाल लो एक बॉक्स में, नोट डाल लो। कैसे प्रेजेंटेशन होता है कि अगर मैंने 2pz लिखा है तो सब लिखते हैं कि 2 तो होता है शेल, p जो होता है वो होता है सबशेल, और z से पता लगाया जाता है कि ऑर्बिटल कौन है। तो इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है। शेल का नंबर लिखा जाता है, सबशेल का नाम लिखा जाता है, और ऑर्बिटल का भी नाम। इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट सेट किया है।
ठीक है। अगला पैटर्न, फाइंड वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर फॉलोइंग्स। 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज आपको निकालनी है। नंबर 1 2pz, एक मैं सिखा रही हूँ फिर आप लोग कर लो। 2pz 10 स्टूडेंट्स को इसमें ले लेंगे 4 में और 10 को 5 में ले लेंगे तो सब आ जाओगे आप लोग। 2pz सबसे आगे एक नंबर होता है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। उसके बाद जो अल्फाबेट होता है वो सबशेल को बताता है। अल्फाबेट p है तो sp, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 1। उसके बाद जो नीचे होता है उससे अपने को ऑर्बिटल का पता चलता है। अगर आपको 2 दिन पहले की क्लास याद है तो मैंने आपको ऑर्बिटल्स के नाम px, py और pz बताए थे और मैंने आपको कहा था कि pz की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 फिक्स है और px और py की ±1 होती है। तो सिंस z इज रिटन तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और स्पिन क्वांटम नंबर तो 2 ही होती है, +½ और -½ अब आप अंदर जाके तो देख नहीं सकते वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों ऑप्शन लिख दिए जाते हैं +-। ठीक है, अब आप करिएगा प्रैक्टिस। रजिस्टर आपके पास है, जो वैल्यू ना आए आप देख लें फिर बताइए। 3dxy लिखा हुआ है, इसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज बतानी है। ठीक है पीयूष? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड L इज इक्वल्स टू 2 एंड X 0 1। ठीक है, M इज इक्वल्स टू +-2। हाँ x y में अपन ने दो वैल्यू सेट की थी, या तो प्लस या माइनस, और s एंड S इज इक्वल्स टू +-½ बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मैं तनिष्का को कर रही हूँ अनम्यूट। तनिष्का आप बताना, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। हम n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0 एंड S की वैल्यू +-½ और बढ़िया, आपको ध्यान है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर s का 0 है और मैग्नेटिक भी 0 है, क्योंकि आपको याद है हमने -L से 0 से +L करके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाली थी। तो -0 से 0 से +0 तो केवल 0 आ जाता है, तो जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वो 0। ठीक है, नेक्स्ट px यादवी। मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, azimuthal quantum number 1, magnetic quantum number +-1, and spin quantum number +-½ नेक्स्ट बाकी लोग हाथ खड़ा करें। फिफ्थ यस 6D। बच्चों सबको करना है एक एक बार ट्राई। गौरव बता लिया, श्रुति बताओ 6D। n is equals to 6, L is equals to 2, 0 1 2 हाँ M is equals to 0, and S is equals to +-½ अब m की वैल्यू के लिए आप चेक करिए कि यहाँ पर हमने ये डिक्लेयर नहीं किया कि कौन सा ऑर्बिटल x y y z कौन सा लेना है। तो व्हेन ऑर्बिटल इज नॉट डिक्लेयर्ड यू हैव टू राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो आपको मालूम है इसके लिए -2 -1 0
+1 और +2 5 वैल्यूज अपन ने निकाली थी। तो जब सामने वाला ऑर्बिटल को डिक्लेयर नहीं करे तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ऑल पॉसिबल जो वैल्यूज है वो लिखा करोगे। ठीक है, ये नया वेरिएशन लिया मैंने आपने, राइट? आप बताइए, कौन बताएगा? 7f, 7f के लिए क्या वैल्यूज होंगी? अदिति बताओ। N is equals to 7. L is equals to 4. SPDF 0 1 2 3 3. है ना? SPDF में 0 भी शामिल होता है, 0 Yes, 1 ma'am. 2 3 आएगा। M is equals to 0. Write all possible values. -2, -1, 0, 1 and 2. नहीं, Then S is plus half. all possible values are -L to 0 to +L. Yes, ma'am. L is 3, तो -3 to 3, positive 3. and what S is equals to plus minus half. चलिए अब 7 ट्राई करिए कोई भी। 3f 3f याशिका। मैम N3, n की वैल्यू 3, L is equal to 3, SPDF 1 2 0 1 2 3 M -3 to +3 और s, और S ±12, ठीक है। ±। अब यहाँ पर क्या गलती हो गई वो तुम चेक करो। यहाँ पर n और l की वैल्यू बराबर आ गई, और जैसे ही n और l की वैल्यू बराबर आ जाए आप लिख दो हेयर n equals to l, but n is always greater than l, so it is not possible। ये अनदर रेंज है कि इनमें से कौन पॉसिबल ही नहीं। तो हमारा पूरा जो ध्यान है वो वैल्यूज निकालने पे ना रखें, हमारे ध्यान को दो जगह रहना पड़ेगा। नंबर 1, n के बाद जैसे l आए तुरंत चेक करिए कि कहीं बराबर तो नहीं है, क्योंकि n बड़ा है, शेल में सब शेल है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। तो अगर n और l की वैल्यू इक्वल आ जाए तो तुरंत कह दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है, उसके बाद उसे मत करिए। और अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो मैं ओरली कर सकती हूँ। कितने बच्चों को याद है? फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है s। सेकंड शेल में दो सब शेल होते हैं, तो सेकंड शेल में s भी होगा और p भी होगा। थर्ड शेल में तीन सब शेल होते हैं, तो 3s भी होगा, 3d भी होगा और 3d भी होगा। तो सब समझ सकते हैं कि 3 में f होता ही नहीं है, क्योंकि थर्ड शेल में तीन सब शेल होते हैं और काउंटिंग s से स्टार्ट होती है, तो spd, तो f तो आ ही नहीं पाएगा। तो कुछ समय बाद, 1-1.5 महीने बाद आपको 3f देखते ही आंखों में लगेगा कि ये क्या, ये तो होता ही नहीं है, वो अपने आप प्रैक्टिस आ जाती है। अब जैसे 1p देखते ही आपका दिमाग कहेगा ये क्या, क्योंकि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, sp होता ही नहीं। सेकंड शेल में दो सब शेल होते हैं, s और p, b होता ही नहीं है। तो जैसे आप 2d दिखेगा आप कहोगे नहीं ये तो गलत है, इस तरह से। तो इसमें दो वेरिएशन मैंने डाले, एक अगर ऑर्बिटल डिक्लेयर ना हो तो n की सारी वैल्यूज लिखी जाती हैं, और एक अगर n और l की वैल्यू बराबर आ जाए तो वही स्टॉप कर दीजिए और लिखिए कि n और l बराबर नहीं आ सकते, n बड़ा होता है इसलिए ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सब लोग करिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन तो सब लोग करो। क्वेश्चन नंबर 5, उल्टा कर रहे हैं या पहले चलो ये वाला कर लो, विच आर नॉट पॉसिबल, ये कर लो। विच आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो बताओ,
चेक करो इनमें से कौन कौन गलत है। गलत कैसे निकालने मालूम है ना, सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होते हैं, फोर्थ शेल में 4 ही सब शेल होते हैं। फिर फिंगर्स पे काउंटिंग कर लो, S P D F G H I K, उससे क्रॉस चेक कर लो तो पता चल जाएगा कि किस किस में कौन कौन गलत है। अब जैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन जे नीट में चालू है उनमें आ जाए, इनमें से कौन गलत है, कौन कौन नोन नहीं है, या फिर कितने पॉसिबल हैं कितने नॉट पॉसिबल हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पीयूष बोलो। 1P, 4G, 3F and 6K. एक एक करते हैं। पहला नॉट पॉसिबल में पहला बोलो 1P, 1p, क्योंकि 1p का मतलब कौन सा शेल है, first shell. फर्स्ट शेल में कितना सब शेल होगा 1, और वो कौन होगा, S. एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका स्कूल एग्जाम में आ जाए तो वहां थोड़ा बताना पड़ता है, तो n की वैल्यू कितनी है 1, और l कितना है, 1. और वो कभी पॉसिबल नहीं होता, n और l की वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती। सेकंड बोलिए। 4G. अच्छा ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब 4g, पहले जे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, शेल कौन से नंबर का दे रखा है, 4th. फोर्थ में कितने सब शेल आएंगे, 4. कौन कौन से, S, P, D, F. यस। अब इसको स्कूल एग्जाम के लिए एल बताइए, 4. S P D F G 0 1 2 3 4, पॉसिबल नहीं। थर्ड बोलिए 3F. N3 LB S P D F 0 1 2 3, पॉसिबल नहीं। अगला बताइए 6K. 6K, N6 है, L बताइए 7. S P D F G H I K, 8 नंबर पर आ रहा है, वैल्यू 7 आएगी, तो यहाँ तो और गलत है, L बड़ा आ रहा है, नॉट पॉसिबल। अगला 7. I के लिए L कितना है, 6. S P D F G H I K 0 1 2 Possible है. 5 6 7, कितना है, Ma'am, L is equals to 6. पॉसिबल है। Yes, ma'am. भाई अगर 6 है तो पॉसिबल है, 7 है तो नहीं है। Yes, ma'am. कितना है बोलो, 6. तो पॉसिबल है ये। Yes, ma'am. वैल्यूज पे लिख देती हूँ मैं, S P D F G H I, J छोड़ा था और फिर K। वैल्यू देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 बताए थे, और वैल्यूज है 0 से 7 तक। I के लिए 6 आ गई है और N 7 है, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, बाकियों का भी निकाल लूं क्या, 2p, n आ गया 2 और l आ गया 1, sp, l छोटा है पॉसिबल है। 3s, n आ गया 3, l आ गया 0, पॉसिबल है। 5d, n आ गया 5, spd 0 1 2, l आ गया 2, छोटा है पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लिख लीजिए, फिर अगला बनाती हूँ। Right notation, we are giving you NLMS, हम आपको NLMS की वैल्यूज दे रहे हैं और आपको नोटेशन लिखना उल्टा। पहले हम आपको नोटेशन दे रहे थे और NLMS की वैल्यू आप लिख रहे थे, अब की बार NLMS की वैल्यू मैं दे रही हूँ और आपको नोटेशन करना है। तो पहला मैं बता रही हूँ, ठीक है,
n3 मिला तो आगे 3 लिख दिया, l1 मिला तो 0 1 s3 लिख दिया, m+1 मिला, आपको याद है pz के लिए 0 था और x और y के लिए +1 -1 था, तो या तो 3px है या फिर 3py है, इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आप करो प्रैक्टिस इसकी, बताना। यस, बताइए, बताओ ऋषभ। मैम 4 हम्म, एंड मैम डी कितना? मैम डी डी, ठीक है, 0 1 2 sp2 डी। अब डी में 0 वैल्यू किसकी? जेड स्क्वायर। जेड। आपको वैल्यूज याद होंगी ना तो ही आप कर पाओगे, तो अभी आप नोट्स की मदद ले लो, आपको याद नहीं है तो। ठीक है, अगला बताइए। गौरव, मैम 5s(z²) एस में होता ही नहीं है, एस में याद रखिए आप, एस ऑप्शन में एक ही ऑर्बिटल। यस मैम। मैंने आपको कहा था ना, एक रूम में एक ही रूम है तो उस रूम का नाम भी तो वही रहेगा। यस मैम। तो एस ऑप्शन में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका नाम ऐसे ही होता है, तो बस ये खत्म हो जाएगा 5s। ठीक है, अगला देखिए। श्रुति, और बच्चे भी ट्राई करिए बच्चों। बोलो प्रियांशु। मैम 4f हम्म, 3f sorry ma'am, it is not possible. और पॉसिबल। ये ना हो कि मेरा पूरा ध्यान बनाने में रह जाए, मेरा ध्यान इधर ना जाए। n और l बराबर है तो लिख दीजिए here n equals to l, so not possible। आज मैं प्रैक्टिस भेजूंगी अब आपको क्वांटम नंबर टॉपिक की। ठीक है, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करेंगे आप। ये बताइए, हाथ खड़ा करिए, और बच्चे भी, ऋषिका, हर्ष, खत्री, एकलव्य, बताओ बच्चों, आप लोग भी, बार बार यही बच्चे बता रहे हैं। भुवन्यू बताइए, दीप बताओ बेटा, आप भी, दीप आप बताओगे इसका आंसर? मैम इसका आंसर 4s xy। m4 है, l कितना दे रखा है? lp 4px 4p और 2p x या 4py। एक बार तुम चेक करो, p सब शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज चेक करो। तो मैम -1 0 एंड +1। चेक करो 2 है क्या? नो मैम, तो ये नॉट पॉसिबल। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको एक नई चीज बताई कि केवल n और l में ही नहीं, m में भी गड़बड़ हो सकती है। तो आपको मालूम है जब l 1 होता है तो m की वैल्यूज -1 से +1 की तरफ होती है, तो 2 हो ही नहीं सकती। तो आप लिख दो फॉर p सब शेल, या l लिख दो फॉर l इक्वल्स टू 1। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यूज -1 0 और +1 होती है, न कि 2, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। अगला करिए, ये करिए 6 नंबर। देखो सारे रूल्स को यूज कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर कि बच्चे को मालूम है क्या किसकी कितनी कितनी वैल्यूज रहती है, उससे सॉल्व हो जाते हैं सारे। दिशा बताओ। मैम नॉट पॉसिबल because n मैम n 0 नहीं होता किसी भी शेल में ना, और यहाँ मैंने
n 0 दे रखा है, आपको याद है n की वैल्यूज 1 से इंफिनिटी तक। ठीक है, अगला देखिए। बताइए। और मोहन्यू आप ट्राई करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। शहजाद खान बताओ बताओ। मैं 4p वाई फोर आ गया, p आ गया, फिर वाई एम की वैल्यू m 0 है ना, तो p में देखो किसके लिए 0 रखी थी, p के ऑर्बिटल देखो, मैं पी वाई p z के लिए पी है जेड ना, पी जेड p z के लिए रखी थी, px और py को तो +1 -1 किया था। इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर भी देखो, स्पिन क्वांटम नंबर शहजाद देखो कितनी दे रखी है, 1 और कितनी वैल्यूज बताई थी कल, मैं माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ। तो सेट गलत हो गया ना ये, यस मैम। तो अपने को लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल। ये सही था, ये सही था, ये सही था, पर ये तो गलत है ना, तो ऐसा तो कोई इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता जिसका स्पिन क्वांटम नंबर 1 हो, तो अगेन लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, बिकॉज एस वही होते हैं प्लस माइनस। ठीक है, अगला करिए। बोलो शहजाद। 5s एस सॉरी पी जेड। हाँ, और अब की आपकी बार स्पिन क्वांटम नंबर भी सही है ना, तो Yes, वैल्यूज अच्छे से याद कर लो आप। n की वैल्यू 5 रख दी, फिर l1 है 0 1 s p आ गया, फिर 0 वैल्यू z के लिए और स्पिन भी सही, मतलब चारों पर फोकस। एक और कर लो। दिशा मैम either 3DYZ और 3DXZ। टू किसको दे रखा है अपन ने, एक्स वाई वालों को, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, और 0 दे रखा है जेड स्क्वायर को, और जो एक्स जेड और वाई जेड था उसको अपन ने 1 दे रखा था, तो +1 था, तो या तो ये होगा या। ठीक है, ये कैटेगरी हो गई आपकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। फाइंड number of electrons in following. एक बार ट्राई करो सर।
ठीक है, बताओ कौन, सब में निकालना। अब किस किस से क्या क्या पता चल रहा है वो बताओ। सबसे पहले कैपिटल पी का मतलब सोचो, फिर कैपिटल पी का मतलब सोच के उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला सोचो, फिर आइए बताइए व्हाट इज कैपिटल पी, पहले ये सोचिए व्हाट इज कैपिटल पी। बताओ श्रुति, व्हाट इज कैपिटल पी? Capital P is shell of sixth of n is equals to 6, and the number of electrons will be 72 by the formula 2n square. या 2 into 6 का स्क्वायर या आपका 72। ठीक है, तो पहले आप कैपिटल और स्मॉल से शेल सब शेल पहचान लो, फिर फॉर्मूला याद करके निकाल दो। ठीक है, चलो भुवन्यू आप ट्राई करें अगर स्मॉल पी के लिए। भुवन्यू स्मॉल पी के लिए स्मॉल लेटर्स किसको बताते हैं, कैपिटल लेटर्स किसको बताते हैं, इस मदद से निकाल लो, याद भी बोलो। स्मॉल लेटर किसके होते हैं? हम सब शेल्स। तो ये सब शेल, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2l plus 1 12 plus 1, L की वैल्यू 6, l की वैल्यू 1, sp01, तो ये आ गया आपका 2 into 1 plus 1 कितना आ जाएगा 6। यस मैम। नेक्स्ट के लिए देखिए, जो सिंबल लिखा हुआ है उससे क्या पता चल रहा है आपको कि क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट का सिंबल से चेक करिए प्रियांशी। पी के नीचे Z लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर के नीचे Z लिखा हुआ है प्रियांशी, इससे क्या पता चल रहा है? Ma'am, PZ is an orbital and we know that in each orbital there are 2 electrons. ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए अगले में अपने को क्या करना है, तो समझे n equals to 3 का मतलब है थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन निकालो, n equals to 3, n equals to 1 का मतलब है थर्ड शेल में इस सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालो, थर्ड शेल के इस सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालो, और इसका मतलब है थर्ड शेल के इस सब शेल के इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालो, मतलब जो आखिरी है ना उसमें निकाल दें, ये नहीं कि सबके निकाल के जोड़ दो। ठीक है, तो n equals to 3 के कोई एक स्टूडेंट तीनों करा दो, कोई भी एक स्टूडेंट तीनों करा दो कि कैसे तीनों में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। पीयूष बोलो, अच्छा बोलो पीयूष। मैम n is equals to 3 में 2n स्क्वायर से आ जाएगा 18 एंड n is equals to 3 एंड l is equals to 1 में आ जाएगा 2 into 2l plus 1 वो 6 होगा। इसका मतलब है इस शेल के इस सब शेल के इस ऑर्बिटल में एंड वन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। सिंबल्स के थ्रू पूछा जा सकता है और वैल्यूज के थ्रू पूछा जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जो हैंड रेज है, कोई डाउट उन बच्चों को इस क्वेश्चन में तो बताएं। प्रियांशी डाउट है कोई, बोलो। मैम, जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 अभी करवाया था कि राइट नोटेशन व्हेन n l m n ऐसा गिवन, तो इसमें अगर x s की वैल्यू हमें प्लस माइनस हाफ की जगह सिर्फ प्लस हाफ या सिर्फ माइनस हाफ दी हुई है तो भी क्वेश्चन सही होगा, हम उस क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। बिल्कुल, चाहे प्लस हाफ दे दे, चाहे माइनस हाफ दे दे, चाहे दोनों। ओके मैम। ठीक है, और वैसे एस का कोई रोल ही नहीं है बनाने में तो, लेकिन रोल इस वे में है कि एस की वैल्यू हाफ के अलावा कुछ और दे दे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो नॉट पॉसिबल लिखना पड़ता है। तो बाकी बनाने में एस का तो कोई रोल है ही नहीं, लेकिन एस अगर प्लस हाफ और माइनस हाफ नहीं है तो वो गलत हो गया, इसलिए फिर उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिए, जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, कोशिश करिए। n प्लस l की वैल्यू दे रखी है और पूछा है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स
सबशेल्स पहले निकालना। हाउ मेनी सबशेल्स, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। अभी अपन को n के लिए निकालना आता है, अपने को l के लिए निकालना आता है। इस क्वेश्चन में n प्लस l दे रखा है, मतलब n प्लस l के थ्रू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का आप देखिए कर पाओगे। n प्लस l 7 दे रखा है, अब वो पूछ रहा है कितने सबशेल्स के लिए n प्लस l 7 आ सकता है, कितने ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस l 7 आ सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए n प्लस l 7 आ सकता है, ये निकालना। 1 मिनट सबको दे रही हूँ, 1 मिनट का टाइम है, सब सोच लीजिए कैसे करना है। n प्लस l की वैल्यू 7 गिवन है और आपको इसमें सबशेल्स कितने पॉसिबल है वो सोचना है, ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल है वो सोचना है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं वो सोचना है। तीनों चीजें सोचना है, ठीक है। बोलो पीयूष। मैम हमको पता है कि L इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 और L की वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 L की वैल्यू है, मतलब 4 सबशेल्स आर पॉसिबल S P D F एंड 4 सब, और L की वैल्यू 3 है, तो फिर उस हिसाब से 2L प्लस 1 के फॉर्मूले से हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे एंड 7 ऑर्बिटल्स मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले आप n और l के सारे कॉम्बी बना दो। ठीक है, अब ये गलत है क्योंकि n कभी 0 नहीं हो सकता, ये गलत है सारे क्योंकि यहाँ l बड़ा है, n और l में n को बड़ा होना चाहिए, ये गलत। ये सही है, n 4 है और l 3 है, n 6 l 1 n 7 l 2, ये 4 कॉम्बिनेशन सही है और ऊपर के 4 कॉम्बिनेशन गलत है, कॉम्बिनेशन बनाने से। अब यहाँ n है 4 और l है 3, इसका नाम बनाओ 4 0 1 2 3 S P D है। यहाँ 5 है 0 1 2 S P D, 6 0 1 7 S। तो कितने सबशेल पॉसिबल है? 1 2 3 4, 4 सबशेल पॉसिबल। देखो बच्चों एक बात समझो, केवल शेल का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि एक नंबर लिखना पड़ता है और एक नंबर लिखने से मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक शेल लिखने वाली। जब इस नंबर के आगे आप एक स्मॉल लेटर लिखते हैं तो आप एक सबशेल को लिखते हैं, तो 6p किसको डिनोट कर रहा है, और जब आप 6p के नीचे z लिखते हैं तो आप एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ये बात समझे आप? जब आप केवल स्मॉल लेटर लिखते हो नंबर के आगे तो आप सबशेल करो, और जब आप उस स्मॉल लेटर के नीचे x y y z z ये सबस्क्रिप्ट भी लगा देते हो तो आप एक ऑर्बिटल करो। तो अभी देखिए आप मैंने नीचे कुछ नहीं लगा रखी, तो ये सारे सबशेल्स हैं, तो 4 सबशेल आए। अब ध्यान रखिए कि p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। p सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो 2p में भी 3 ही होंगे, 3p में भी 3 ही होंगे और 4p में भी 3 ही होंगे ऑर्बिटल, क्योंकि p में निकाल रही हूँ ना मैं तो ऑर्बिटल। 2 तो शेल बता रहा है, 3 शेल बता रहा है, 4 शेल बता रहा है, हम तो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो p सबशेल होगा तो पक्का है 3 ही ऑर्बिटल होगा, चाहे वो 2p हो 3p हो 4p हो। तो आप बताओ इनमें कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक बताओ, 4s में कितने ऑर्बिटल्स हैं? नोट्स में देखो। 5d में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 6p में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7s में कितने ऑर्बिटल्स हैं? बताओ कौन बताएगा किस किस में कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं? ऑर्बिटल्स का नंबर कॉमन चलता है बच्चों, 2p है या 3p है या 4p है तो p ही सबशेल ना। ये तो सेकंड शेल का p है, ये थर्ड शेल का p है, ये फोर्थ का है, तो p ना, तो p सबशेल है तो 3 ऑर्बिटल पक्के हैं उसके, 3 नहीं आएंगे। तो f d p और s को देखो, 4 5 6 7 को मत देखो, कॉमन जो नंबर होता है वो तो कॉमन ही रहेगा ना सबशेल्स के अंदर। बोलो शहजाद, f में कितने ऑर्बिटल? f में 7।
7 डी में कितने 5 कितने 3 एस में 1 काउंटिंग आ गई ऐड कर लो सारे 16 16 तो टोटल ऑर्बिटल्स आ गए 16 अब एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 16 ऑर्बिटल्स में कितने हो गए 6 32 सॉरी into 2 हो जाएगा ना 16 into 2 आपको निकालना था n plus l के लिए 7 के लिए कितने पॉसिबल है तो n plus l 7 की आपने मैथमेटिकली सारे फॉर्म भी बना लिए जहां जहां n बड़ा है ये देखो n4 है l3 है n5 है l2 है तो सारे कॉम्बी में जहां जहां n बड़ा था उनको सही कर दिया उनके नाम निकाल लिए 4f अभी अभी सिखाया था n4 है और l3 है n5 है l2 है सबके नाम बना लिए जब तक नीचे सब्सक्रिप्ट नहीं लगता वो सबशेल ही गिना जाता है तो 1 2 3 4 नाम मैंने बनाए तो 4 सबशेल आ गए अब s में हमेशा 7 ऑर्बिटल होते हैं d में 5 p में 3 और s में 1 चाहे 2p हो चाहे 3p हो p में 3 ही ऑर्बिटल है तो 16 ऑर्बिटल आ गए ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन तो 32 इलेक्ट्रॉन इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए क्वेश्चन मुझे ये एडवांस का आएगा क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन बताना नंबर 1 2s 3p 5d 6d 4p 7f 4f बताइए कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं बताइए किस किस में कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं अभी अभी मैंने आपको इसके पीछे की बताई बात की क्या ध्यान रखना है हाँ तनिष्का बोलो किस में कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं मैम 2s में 1 ऑर्बिटल 3p में s में बनी होता है चाहे वो 2s हो 3p में 3 ऑर्बिटल क्योंकि p तक 3 का ऑर्बिटल से कनेक्शन ही नहीं है 3p में निकालना 3 में नहीं निकालने थर्ड शेल के p सबशेल में निकालने तो p में बनने पड़े थे ना 3 होते हैं px py pz थर्ड 5d में बताइए 5 नाम बताइए पांचों d ऑर्बिटल के s p d f g नहीं d सबशेल के d ऑर्बिटल के नाम dxy dyz dxz dx2 y2 dz2 हाँ ठीक है अब अगला श्रुति तुम बताओ 6d में हम 6d में 5 क्योंकि ऑर्बिटल सबशेल में होते हैं तो d है तो 5 ही रहेंगे चाहे वो 5d हो चाहे वो 6d हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5d एंड 6d मैम एक फिफ्थ सबशेल का एक सिक्स्थ मैम फिफ्थ शेल का एक सिक्स्थ शेल का है हाँ ये डी सबशेल फिफ्थ शेल का है ये डी सबशेल सिक्स्थ शेल का है पर है तो डी ही ना तो डी होगा तो 5 ऑर्बिटल फिक्स हैं वो नहीं बदलेगा अगला बताओ 4p में मैम 3 हाँ p में 3 ही होते हैं अगला बताओ 7f में 7 हाँ दो के गैप से चलते हैं 1 3 5 7 9 11 ऐसे तो 7 ही आएंगे अगला बताओ 8 मैम 7 4f में तो उसमें भी कितने आएंगे ठीक है 2 क्वेश्चन और करा देती हूँ फिर शीट भेजूंगी आप सॉल्व करना क्वेश्चन अगला लिखिए फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन नंबर 1 L M O P 4p मिक्स बना रही हूँ 3d 5s बताओ
कौन बताएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने। अब तुम पहचानो क्या क्या है। कौन बताएगा ये चारों कौन है, और कौन बताएगा ये तीनों कौन है, और निकालने ऑर्बिटल से। इन सिंबल्स को समझो वरना गलत हो जाएंगे सारे। अदिति ये क्या है? एल एम। मैम ये सारे शेल्स हैं। हाँ तो एक तो शेल्स में ऑर्बिटल निकलवा रही हूँ, और 4p 3d 5s क्या है? सब शेल्स। सब शेल्स में निकलवा रही हूँ। जब तक नीचे सबस्क्रिप्ट ना लगा हुआ हो तब तक नंबर के आगे स्मॉल लेटर्स अगर होते हैं तो उन्हें सब शेल कहा जाता है। अब बताओ फटाफट, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए, और बच्चे भी ट्राई करिए। हर्ष खत्री ट्राई करो, दीप भुवन्यू ट्राई करो बच्चों। यही बच्चे बार बार आंसर दे रहे हैं। दिशा बोलो। मैम एल शेल में 4 ऑर्बिटल्स होंगे। n स्क्वायर। के एल 1 2 4 m शेल में 9। n स्क्वायर फॉर्मूला शेल में ऑर्बिटल निकालने का के एल एम 1 2 3 थर्ड नंबर का 9। o शेल में 25। पांचवें नंबर का 5 स्क्वायर 25। p शेल में 36। 6 नंबर का 6 का स्क्वायर 36। 4p में 3। क्योंकि सब शेल है और p सब शेल में हमेशा 3 ऑर्बिटल होते हैं। d में 5, 3d में 5 और 5d में 0। क्यों 1? यस मैम 1। अपन कहते ना एक कमरे में एक ही कमरा है, मतलब s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। यस मैम। s में 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आपको बता दिया, शेल में ऑर्बिटल्स निकालना, सब शेल में ऑर्बिटल्स निकालना, इलेक्ट्रॉन्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और एनएलएमएस की वैल्यू से कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक और करवा लेंगे, बताना विच इज इनकरेक्ट। हर टॉपिक में अपन लोगों का पढ़ने का क्या पैटर्न रहेगा? सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, नोट्स लिखवा दिए, सिस्टमैटिकली अपन ने उसे पढ़ लिया। उसके बाद आई होप आपने एनसीईआरटी खरीद ली होगी। तो एनसीईआरटी में बच्चों देखो 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो चैप्टर के अंदर साथ साथ में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, तो जेईई नीट में ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी आते हैं, तो हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल सारे करेंगे और फिर आखिरी में एक्सरसाइज भी करेंगे। तो अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि बच्चों आज चैप्टर 2 हो गया अब तुम इसकी एक्सरसाइज कर लेना, नो, टॉपिक बाय टॉपिक में आपको क्वेश्चन देती जाऊंगी। तो मैंने क्वांटम नंबर टॉपिक खत्म किया, अब मैं आपको उसकी सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मार्क कर दूंगी, तो आप इसको कवर कर लेना, एक शीट में दूंगी, फिर अगली क्लास में आप इनके डाउट्स है ना, 2-3 दिन का समय दूंगी, कल तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका चलेगा। सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम लोग को करने हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इनका आप एक अलग रजिस्टर बना लेना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, और ये नोट्स वाला चलेगा, और कंसेप्चुअल शीट जो मैं भेजूंगी वो इसी रजिस्टर में होंगी, और सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक्सरसाइज का अलग अलग। ठीक है, विच इज इनकरेक्ट बताइएगा, कोशिश करिए आप पकड़ पाए क्या चीज है। क्या बताना है मुझे आपको, इस प्रेजेंटेशन के ऊपर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, these are number of electrons filled in this, ये जो पूरा बना है ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, पूरा जो बना है। आपको सिखा दिया कि p के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो ये सब शेल है, और नीचे लिखा हुआ है तो ये ऑर्बिटल है, तो इस पूरे में ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की नॉलेज है, किसमें कितने भर सकते हैं उससे निकालिए। तो जो आपने बॉक्स में लिखा था ना, आपने एक बॉक्स में लिखा था कि जैसे 2pz शायद कुछ ऐसा मैंने लिखा था, ये आपने लिखा था प्रिंसिपल है, ये आपने लिखा था एजीमुथल है, ये आपने लिखा था मैग्नेटिक है, यही का ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का नंबर बना दीजिए 1, 2p के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लगाना है,
और उसको लिख दो, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक ही नोटेशन में सारी चीजें डाल दी, शेल का नंबर डाल दिया, सब शेल का नाम डाल दिया, ऑर्बिटल का नाम डाल दिया, और जितने इलेक्ट्रॉन भरे थे वो ऊपर डाल दिया। आप कहेंगे मैम ये जो ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन भरे ये कौन से हैं? ये शेल के हैं, सब शेल के हैं, ऑर्बिटल के हैं। मैं तुम्हें कह रही हूँ इस पूरे को पढ़ो, ये क्या है? ये पूरा एक ऑर्बिटल का नोटेशन है या नहीं है? तो ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल p लिखा हुआ है, तो ये सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे तो कौन लिख के देगा? ये तो कुछ और ही मैथ्स हो गई, तो केमिस्ट्री लगी नहीं रहे, तो 2 के साथ तो मिलेगा ही नहीं। तो या तो स्मॉल लेटर के साथ मिलेगा तो वो सब शेल है, या स्मॉल लेटर के नीचे सबस्क्रिप्ट के साथ मिलेगा तो वो ऑर्बिटल है। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन कौन गलत है, कौन कौन से निकालो। सबकी कैपेसिटीज तुम्हें पता है ना? एक बताओ। अब जैसे 2p7 मैंने लिखी, 2p7, तो 2p क्या है? 2p क्या है बताओ? शेल है, सब शेल है या ऑर्बिटल है? क्योंकि मैम 2p तो एक सब शेल है। अब बताओ p सब शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की है, मैंने 7 पर दी है, तो विकल्प ऐसे। ठीक है, अब करो शुरू। बताओ नेहा, 1s2 बताओ। Yes, ma'am. 1s2 is correct. क्योंकि s क्या है? Ma'am, subshell. और ऑर्बिटल भी, ये तो आपको याद है s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल था, तो 2 आ सकते हैं ना उसमें? Yes, ma'am. 4f3 बताओ। Yes, ma'am. क्या है ये 4f, सब शेल या ऑर्बिटल? Ma'am, subshell. क्योंकि f के नीचे सबस्क्रिप्ट है ही नहीं, तो ये सब शेल है। अब बताओ f सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? Ma'am, 14. 14 आते हैं, और अपन ने कितने लिख रखे हैं? Ma'am, 3. तो 14 तक की ताकत है, मैंने तो 3 भर रखे हैं, तो सही है 3 आ सकते हैं। 14 तक Yes, आ ma'am. सकते हैं भाई, 3 तो आएंगे उस दौरान बीच में एक बार। चलिए 2d2। Ma'am, 2D does not exist. Ma'am, 2D does not exist. बहुत बढ़िया कि 2d तो होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें n भी 2 है और l भी 2 है, तो इलेक्ट्रॉन तो दूर की बात है, एग्जिस्टेंस तो हो पहले, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब बताओ 3pz में 3 Ma'am, orbital. Ma'am, orbital. One orbital contains maximum of 2 electrons. Yes, और मैंने 3 भर दिए, तो ये चीज गलत हो गई। अगला बताओ। Ma'am, it is subshell and p subshell contains 6 electrons. So, ma'am, this exists. करेक्ट, p में 5 आ सकते हैं, क्योंकि p 6 तक की ताकत रखता है, तो 5 भी बीच में कहीं आएंगे। प्रियांशी बोलो। फोर d3। Ma'am, it is wrong. It contains 10 electrons. नहीं, तो d में 10 तक आते तो 3 तो आ सकते हैं ना भाई। मुझे एक बात बताओ, मेरे इंस्टीट्यूट में एक रूम है जिसमें 40 बच्चों की कैपेसिटी है, और अभी मैंने 20 बिठा रखे हैं, तो ये गलत है क्या? 40 की कैपेसिटी है तो मैं 20 नहीं बिठा सकती क्या? बताओ। Yes, ma'am, बिठा सकते तो सही है ना? अच्छा 40 बिठा रखे हैं तो सही है, मैम, तो भी सही है। 10 बिठा रखे हैं तो सही है। 45 बिठा दिए तो मैम, गलत है। गलत है ना, क्योंकि मेरे रूम की ताकत ही नहीं है। तो सुनो, जितनी तक की ताकत है उतना और उतने से कम होना सब सही होता है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना? तो डी कितने ताकत रखता है? मैम, इसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन ये तो सही है, तो ठीक है। तो क्यों मना करेगा? 10 की कैपेसिटी वाला 3 को क्यों मना करेगा? अब बताओ 5d5। मैम, इट इज करेक्ट। डी में 10 आ सकते हैं, मैंने 5 भरे, सही है। अब बताओ 5dxy में 1। मैम, इट इज आल्सो करेक्ट। क्योंकि 5dxy ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में 2 भरे जा सकते हैं, मैंने एक ही भरा है, ये करेक्ट। चलो यादवी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ यादवी बोलो। एक मिनट ऋषभ, आप रुक जाना, रुक जाओ आप। बोलो यादवी। Yes, ma'am. 6d y Ma'am. 2। Yes, ma'am. क्या है ये, ऑर्बिटल है या सबशेल है? Ma'am, orbital. ऑर्बिटल में कितने आते हैं? 2. रख रखे हैं, इसलिए करेक्ट है। Yes, ठीक है? अब तुम रुक जाओ। ऋषभ बोलो।
77 Yes, ma'am, it is correct. 70 कौन है? Ma'am, a subshell. शेल डी कितने रख सकता है मैक्सिमम? Ma'am, 10. अपन ने 7 पर रखे तो ये भी करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके क्वांटम नंबर के जितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा उतने में मैंने करा दिए हैं, और क्वांटम नंबर में और भी क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस हम तब कर पाएंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे। तो 9-10 क्लास में तो आपको ऐसे लिखवाया जाता है 2 8 18 इस तरह से, 2 8 8 2 इस तरह से। अब आप 11-12 क्लास में इस तरह से नहीं लिखेंगे, आपने 9-10 में शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे, अब आप सब शेल्स में भी भरोगे और ऑर्बिटल में भी भरोगे। तो 3-4 वैरायटी क्वांटम नंबर के क्वेश्चन की तब हो पाएगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, इसलिए जितना पढ़ा उतनी वैरायटी आपकी कंप्लीट है, उतने ही क्वेश्चन अभी मैं आपको प्रैक्टिस में भेजूंगी। ठीक है, तो 3-4 दिन का समय आपके पास है, आपको मैं सारे क्वेश्चंस भेज रही हूँ ग्रुप में, एक्सरसाइज के सॉल्व्ड एग्जाम्पल और शीट आप ट्राई करें। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ नए बच्चे ज्वाइन करेंगे 11 का बैच। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए।